ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था। उसके हमने टाइप्स पढ़े थे, स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। फिर हमने पढ़ा था 2 पॉइंट्स के बारे में। फिर हम वेग का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, हमने बहुत से टाइप पढ़े हैं। आज उन्हीं टाइप्स में से एक हमारे पास टाइप आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत? हमने 11th और 12th क्लास के अंदर इनको बड़े ही आराम से पढ़ा था, बड़े शालीनता के साथ पढ़ा था। आज उन्हीं बातों को दोबारा दोहराएंगे और हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आप, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित। अब देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत के लिए मान लेता हूं कोई मेरे पास पार्टिकल है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए संवेग संरक्षण के लिए अब हमें पता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, वेग जो होता है वो अलग अलग फ्रेम के लिए यानी डिफरेंट निर्देश तंत्र के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। मैंने यहां पर लिखा भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। दूसरी बात, परंतु यहां पर संवेग संरक्षण है, परंतु जो संवेग संरक्षण है वो अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण जो है वो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। और हमें ये प्रूफ करना है कि यदि हम कांस्टेंट वेग लेकर चलें तो मेरे पास जो संवेग संरक्षण आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, वो अपरिवर्तित आएगा। ओके, तो बेसिक सा फंडा आपको मैंने बताया कि क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि संवेग संरक्षण का जो नियम है, संवेग संरक्षण जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो अपरिवर्तित रहता है। किस फ्रेम के अंदर? 2 निर्देश फ्रेम लें यदि हम, बेसिक बात है, यदि हम 2 निर्देश फ्रेम लें, दोनों के बीच में संवेग संरक्षण जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए आप, अब संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एस निर्देश फ्रेम है, माना लेट सपोज करना है एस निर्देश फ्रेम, कोई भी कर सकते हैं आप। निर्देश फ्रेम में M1 व M2 क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान, मास है। ओके, M2 व M1 क्या है? 2 द्रव्यमान है, मास है। प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग क्या है मेरे पास? U1 व U2 वेक्टर है। और अंतिम जो वेग होगा, अंतिम वेग क्या होगा? V1 व V2 वेक्टर है। ओके, बड़े ही आराम से आपने लिखना है इसको। अब समझिएगा, मेरे पास 2 निर्देश फ्रेम है, मान लेता हूं ये S फ्रेम है, ये S डैश फ्रेम है। अब यहां पर पार्टिकल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। मान लेता हूं इस फ्रेम के अंदर ये पार्टिकल की इनिशियल यानी प्रारंभिक स्टेट है और ये अंतिम स्टेट है। कहने का मतलब ये दोनों जब टक्कर करेंगे, ये दोनों जब आपस में कोलिजन होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि टक्कर से पहले कण का संवेग और टक्कर के पश्चात कण का संवेग, 2 पार्टिकल्स हैं S और S डैश के अंदर, जब वो आपस में टक्कर करेंगे, टक्कर से कोलिजन करेंगे, तो टक्कर से क्या होगा? प्रारंभिक और अंतिम वेग में परिवर्तन होगा। तो यहां पर मैंने लिखा कि S फ्रेम के अंदर क्या है? M1 M2 मास है, U1 व U2 वेक्टर क्या है मेरे पास? प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग क्या है? V1 V2। ओके, अंतिम वेग क्या है मेरे पास? V1 V2। तो हम यहां पर संवेग संरक्षण किस तरीके से लिखेंगे? संवेग संरक्षण के नियम अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम अनुसार क्या कहता है नियम संवेग संरक्षण का? कि किसी पार्टिकल्स पर, किसी कण पर लगने वाला संवेग, कहने का मतलब कि टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद लगने वाले संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। ओके, तो टक्कर पर लगने वाला संवेग क्या होगा? M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर। ये क्या होगा? टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व कह दे अपन, और टक्कर से पहले, ओके, आफ्टर कोलिजन, टक्कर से पहले लगने वाला संवेग और टक्कर के पश्चात क्या लगा था? टक्कर के पश्चात वेग क्या है? टक्कर के पश्चात लगने वाले वेग के बराबर होगा। ओके, ये टक्कर से पहले है और ये टक्कर के पश्चात है। कौन से फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं? S फ्रेम की बात कर रहा हूं। ओके, ये S फ्रेम की है।
अब इसी तरीके से हम एस डैश फ्रेम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस डैश फ्रेम के लिए तो एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, निर्देश तंत्र के लिए तो यहां पर क्या होगा, अब एस डैश लिया है तो यहां पर u1 डैश और u2 डैश क्या होंगे, यहां पर प्रारंभिक वेग होंगे। क्या होंगे? प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग की बात करें अपन v1 डैश प्लस कोमा v2 डैश। ओके, तो ये अंतिम वेग होंगे। सिर्फ हमने चेंज किस में करना है? चेंज करना है रूपांतरण के अंदर। चेंज किसके अंदर करना है? रूपांतरण के अंदर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टक्कर से पूर्व संवेग कितना होगा एस डैश फ्रेम के अंदर? बताइए विद्यार्थियों, टक्कर से पूर्व संवेग कितना होगा? बड़ा ही सिंपल है, m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर। ओके, और टक्कर के पश्चात क्या होगा? टक्कर के पश्चात बड़ा ही सिंपल है, टक्कर के पश्चात m1 v1 वेक्टर डैश और m2 v2 वेक्टर डैश। और यदि हम ये प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें? कि टक्कर पर लगने वाला संवेग टक्कर से पश्चात लगने वाले संवेग के बराबर हो। यदि हम एस डैश एस फ्रेम को लेकर चले और मेरे पास एस डैश फ्रेम आ जाए तो मैं कह दूंगा कि संवेग संरक्षण जो है वो अपरिवर्तित रहता है। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि यदि मैं एस फ्रेम को लेकर चलूं, एस को लेकर चलूं और एस डैश फ्रेम आ जाए मेरे पास, आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। जादू दिखाता हूं आपको। देखिए एस डैश फ्रेम के अंदर, अब देखिए आप, अब एस डैश कैसे आएगा? अब हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखिए आप, u1 क्या होता है? u1 पढ़ा था हमने, u1 डैश प्लस v वेक्टर, और u2 क्या पढ़ा था? u2 प्लस v वेक्टर पढ़ा था, करीब पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, इसको कंसीडर किया था। ओके, और v1 वेक्टर क्या पढ़ा था अपन ने? v1 वेक्टर, v1 बराबर v1 डैश प्लस v वेक्टर, और v2 वेक्टर क्या पढ़ा था? v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर समीकरण पढ़ी थी। समीकरण 3 या 4 होगी, आप देख लेना जरूर। ओके, ये समीकरण का मान समीकरण ए में रखने पर, उपरोक्त समीकरण का, इस समीकरण को नाम दे देता हूं मैं बी, इस समीकरण को नाम देता हूं मैं बी। समीकरण बी का मान ए में रखने पर देखिए जादू किस तरीके से होगा। अब जादू का मतलब ये नहीं है क्योंकि मैं कलाकारी करूंगा, जादू करूंगा। देखिए आप रिजल्टेंट रखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आएगा? सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। आप देखिए बड़े ही आराम से देखना आपने। देखो मैंने यहां पर क्या रखा? m1 u1 की जगह आपने क्या रखना है? u1 वेक्टर डैश। बड़े ही आराम से समीकरण को देखकर रखना आपने। ओके, प्लस m2 की जगह क्या रखोगे? u2 डैश प्लस v वेक्टर बराबर क्या आएगा? बराबर सेम एज इट इज रखना है। m1 का m1, v1 की जगह आपने क्या रखना है? v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। ओके, यहां तक मैंने क्या रखा? समीकरण की वैल्यू रखी, समीकरण का मान रखा। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल होने वाली हैं। देखिए यहां पर आप सेपरेशन कर लीजिए, आप सेपरेशन कर लीजिए। m1 u1 डैश वेक्टर, m1 v वेक्टर, m2 u2 डैश वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर, m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर प्लस m2 v डैश वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर। अब बड़े ही आराम से देखना है आपने, बड़े ही आराम से। देखिए मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं। अब जो वैल्यू कैंसिल होने वाली है देखिए बड़े आराम से काटना। m1 v1 से m1 v1 कैंसिल, ओके, और m2 v2 से m2 v2 कैंसिल, यानी ये m1 था और m2 v2 से m2 v2 कैंसिल। तो बची क्या मेरे पास? बची वैल्यू देखिए आप, m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर बराबर m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर। और बड़े ही गौर से देखिए ये समीकरण 2 है कि नहीं है? समीकरण 2 है कि नहीं है? समीकरण 2 मेरे पास प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये
एस डैश फ्रेम का टक्कर से पहले वाला और एस डैश फ्रेम का टक्कर से पश्चात वाला। ऑटोमेटिक जादू है, आपने वैल्यू रखी इस समीकरण के अंदर और वैल्यू कहां पर आई, दूसरी समीकरण के अंदर आई। और मैंने कहा था हम लेकर क्या चले थे, हम लेकर एस फ्रेम को चले थे और आ कौन सा गया, एस डैश फ्रेम। और हम ये क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। ओके, संवेग संरक्षण का सिद्धांत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपरिवर्तित रहता है। हम यहां से जो कंक्लूजन लेकर चले हैं, रिजल्टेंट लेकर चले हैं, तो आपने रिजल्ट लिखना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपरिवर्तित रहता है। वेग तो डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रेम के अंदर, परंतु जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। यहां पर हमने कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बनाई जो आपने ना देखी हो, सारे के सारे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो भी पढ़ा था वही इक्वेशन हम बनाई है। आपने इस समीकरण को समीकरण पहले वाले दो स्थिति वाले के अंदर पढ़ा था, इस समीकरण को भी स्थिति वाले के अंदर पढ़ा था, सिर्फ संवेग संरक्षण का लॉ लगाया है और कुछ भी नहीं किया। संवेग संरक्षण का नियम लगाया है और कोई टेक्निक्स नहीं लगाई, कोई यहां पर अलग से कोई फंडा नहीं लगाया है। बेसिक बात है, बेसिक बात को आपने अच्छे से क्लियर करना है। तो संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, तो आपके एग्जाम के अंदर आए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो संवेग संरक्षण अपरिवर्तित रहता है सिद्ध कीजिए। तो यदि आपने टू प्रूव सिद्ध करना है, एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए या 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, प्रूफ कीजिए। तो आपने ये सारी की सारी कहानी लिखनी है, सारी की सारी कहानी लिखनी है और आपका 1 या 2 मार्क्स का जितना भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसको काटने से कोई नहीं रोक सकता। आपने बड़े ही देखिए, इस क्वेश्चंस को करने का तरीका ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 समीकरणें लिखी और आपने यहां पर इस डेरिवेशन को खत्म किया। पहले आप लिखेंगे कि मेरे पास एस फ्रेम है, एस फ्रेम के अंदर ये बातें हैं, m1 m2 है, u1 प्रारंभिक वेग है, u2 अंतिम वेग है। ओके, फिर एस डैश फ्रेम के बारे में बताना है। अगले को बताओ कि एस और एस डैश फ्रेम के अंदर कौन कौन सी इक्वालिटीज है, मेरे पास कौन कौन सा मटेरियल है। मटेरियल के बाद आपने संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, लिखना है हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम ये होता है। तो एस फ्रेम के लिए हमारे पास ये टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात किस चीज की टक्कर हो रही है, यहां पर कोई पॉइंट लिया है, कोई निर्देश तंत्र के अंदर कोई भी सिस्टम लिया है, उसका कोलिजन करवाया है। दूसरी बात देखिए, एस डैश के अंदर हमने वही वर्किंग की, सिर्फ क्या किया, हम जानते हैं कि स्थिति की इक्वेशंस के कारण, स्थिति की समीकरण के कारण ये समीकरणें होती हैं, समीकरण का मान यहां रखने से हमारे पास ये प्राप्त हुआ। और आपने लास्ट के अंदर लिखना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मान संवेग संरक्षण में अपरिवर्तित रहता है। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल सा लॉ था संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके, और टेलीग्राम चैनल पर इस यूनिट से संबंधित संपूर्ण जो नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको संपूर्ण शेड्यूल है। आने वाले समय के अंदर लाइव क्लासेस जो हैं वो निरंतर जारी हैं। नई क्लासेस, नई बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, तो नई बुक का शेड्यूल भी जो है वो आपको मिलता रहेगा। ओके, तो आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा लास्ट जो टॉपिक रह रहा है, लास्ट जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा पूर्णतः कंप्लीट होगा। ओके, तो हमारा जो लास्ट जो 7th पॉइंट रह गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, वो भी इसी तरीके से है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हम उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।